नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ बुलेटिन 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं और आज भी हम बात करने वाले हैं भादरा आसपास से खबरों की, देश प्रदेश की प्रमुख खबरों की अपडेट, मंडियों के भाव और मौसम के मिजाज की जानकारी आप सबको देंगे। तो दोस्तों, आज शुरुआत करते हैं सबसे पहले भादरा क्षेत्र की प्रमुख खबर से। आज प्रमुख खबर क्या है दोस्तों? कल 2 कार्यक्रम बड़े आयोजित होने वाले हैं जिसकी चर्चा आज क्षेत्र में चल रही है। वो गेहूं गांव में कल एक चौधरी चरण सिंह किसान नेता की प्रतिमा का अनावरण है। उस कार्यक्रम की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। सुबह 10:30 बजे करीब जयंत चौधरी पहुंचेंगे। चौधरी चरण सिंह के पोतर हैं और उन्हीं के हाथों अनावरण कार्यक्रम जो है गेहूं गांव में मेन बस स्टैंड चौक पर, जब आप गेहूं गांव में प्रवेश करते हैं तो चौक के ऊपर ही ये प्रतिमा लगाई गई है। तो वो अनावरण कार्यक्रम होगा और इस अनावरण कार्यक्रम में क्षेत्र के अनेकों नेता भाग लेंगे। दोस्तों, यहाँ कोई ये पार्टी विशेष का कार्यक्रम नहीं है और इस कार्यक्रम में जो 26 मार्च को कल होने जा रहा है, इसमें मूर्ति अनावरण हमने बताया जयंत चौधरी द्वारा की जाएगी। लेकिन इसके अलावा विजय पुनिया जो कि सुप्रसिद्ध किसान नेता माने जाते हैं वो पहुंच रहे हैं। हरीश चौधरी पूर्व मंत्री हैं, वो भी यहाँ पहुंच रहे हैं। राहुल कसवा सांसद भारतीय जनता पार्टी के चूरू के, वो भी पहुंच रहे हैं। और कामरेड बलवान पुनिया भादरा के विधायक भी पहुंचेंगे। संजीव बेनीवाल पूर्व भाजपा विधायक, वो भी यहाँ मौजूद रहेंगे। ज्ञान सिंह चौधरी पूर्व कृषि राज्य मंत्री भी यहाँ मौजूद रहेंगे। पूर्व संसदीय सचिव जयदीप डूडी भी रहेंगे। तो एसपी सिंह पूर्व जिला कलेक्टर भी यहाँ मौजूद रहेंगे। और ये कार्यक्रम रामस्वरूप गिल चंद्रकला जो कि जिला परिषद की सदस्य है, उनके परिवार द्वारा और ग्रामीणों द्वारा सामूहिक रूप से दोस्तों इसका आयोजन किया जा रहा है। तो देखते हैं, इस कार्यक्रम की चर्चाएं पूरी है, तैयारियां पूरी हो चुकी है, बड़े स्तर पर नेताओं को इसमें बुलाया गया है। इसके अलावा कल एक और ऐसा कार्यक्रम है जिसकी चर्चाएं हैं और वो है भादरा कस्बे में वाटर पार्क की सौगात मिलने जा रही है। न्यू वीडियस संस्थान में जिसके चेयरमैन है बलवंत सैनी, जो कि वाइस चेयरमैन है नगर पालिका भादरा के, उनकी तरफ से शानदार प्रयास कर एक बहुत बड़ा वाटर पार्क यहाँ डेवलपमेंट किया गया है और इसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं भी है। दोस्तों, अब घूमने के लिए, सैर सपाटे के लिए, अवकाश के समय बच्चों को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर आपको कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा। विशेषकर यहाँ के लोग हिसार के लिए जाते थे, लेकिन हिसार से भी शानदार सुविधाओं के साथ ये वाटर पार्क जो है भादरा में विकसित किया गया है। इसका शुभारंभ कल इसी टाइम में लगभग 10:30-11 बजे इसका भी उद्घाटन होने जा रहा है। और इसके अलावा दोस्तों, हम बात करें अन्य खबरों की ओर, तो नौहर में आज एक बहुत बड़ी सभा आयोजित की गई। जिला बनाओ संघर्ष समिति के बैनर तले ये सभा आयोजित की गई और इस महासभा में उमड़ी भीड़ ये स्पष्ट संकेत दे रही थी कि नौहर को जिला नहीं बनाए जाने से क्षेत्र के लोगों में आक्रोश है। और इस आक्रोश की परिणति क्या होगी आगे, किस प्रकार से, क्या अमित चचाण ये भरपाई पूरी कर पाएंगे? दोस्तों, कहीं ना कहीं ये कमजोरी रही है और भादरा की तरफ से भी बलवान पुनिया ने भी नौहर को जिला बनाने की मांग की गई थी। और कल जब भारतीय जनता पार्टी की बैठक हुई तो भारतीय जनता पार्टी के भी ज्ञापन में नौहर को जिला बनाए जाने की मांग थी। तो कुल मिला के भादरा के लोगों ने और भादरा के नेताओं ने अब ये मान लिया है कि हमें नौहर को जिला बनाने में ही हमारी कहीं ना कहीं भलाई है और भादरा कई कारणों से जिला बनाए जाने की उस दौड़ में, प्रतिस्पर्धा में फिट नहीं बैठ पा रहा है। दोस्तों, ये कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र के लोगों ने माना है। वरना 2008 में जब विधायक बने थे, जयदीप डूडी संसदीय सचिव भी रहे थे, उन्होंने विधानसभा में मांग भी की थी भादरा को जिला बनाए जाने की। और रामलू भैया की कमेटी के पास ऐसे 65 से अधिक प्रस्ताव भी आए थे, उन पर अमल भी हुआ था। और दोस्तों, इनका एक पैमाना होता है जिनमें कई चीज़ों के लिए जो है क्वालिफाइड करना पड़ता है उस जिला बनने वाले संभावित क्षेत्र को।
तो नौहर को छोड़ दिया गया। 19 जिले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बनाए गए हैं, उनमें से कुछ तो गत दिनों ही पंचायत समिति क्षेत्र बनाए गए थे, उन्हीं को भी दुद्दू जैसे क्षेत्र को जिला बना दिया गया। कुल मिला के अगर देखा जाए तो जिलों की मांग से पूरे राजस्थान में एक नई बहस, नई चर्चा छिड़ चुकी है और जिनको रख दिया गया, जिनको जिला नहीं बनाया गया, वहाँ से आंदोलन की खबरें आ रही है। सबसे ज़्यादा हमारे पड़ोसी जिले चूरू से अगर बात करें तो सुजानगढ़ की सबसे ज़्यादा खबरें आ रही है। सारे रास्ते ब्लॉक करके सूरतगढ़ में भी आंदोलन उसी प्रकार चल रहा है। ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जहां आंदोलन चल रहे हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं नौर की, तो नौर में क्या ये आंदोलन अब और ज़्यादा मुखर होगा, ये देखने वाली बात है। इसके अलावा हम बात करें दोस्तों, 30 मार्च को राम जन्मोत्सव पर बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। पिछली साल भी हुए थे 2 कार्यक्रम बादरा में, नौर, राजगढ़, तारनगर, सभी कस्बों में, आसपास के कस्बों में रामनवमी धर्म यात्रा की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। वहीं बादरा में भी 29 मार्च को एक बड़ी सभा होने जा रही है और ये श्री राम जन्मोत्सव धर्म यात्रा होगी, जिसको राष्ट्रीय हिंद सेवक संघ के कार्यकर्ताओं द्वारा पूरी तैयारियों के साथ किया जा रहा है। दोस्तों, इसमें मुख्य अतिथि होंगे कुशाल गिरी जी महाराज, जो कि इसमें शिरकत करेंगे। उसके बाद में 30 मार्च को भी एक बहुत बड़ी श्री राम जन्मोत्सव धर्म यात्रा का आयोजन बादरा में होने जा रहा है और दोनों ही धर्म यात्राएं कस्बे के मुख्य मार्गों से होकर गुजरेगी। इसको विश्व हिंदू परिषद के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। तो कुल मिला के ये कार्यक्रम बादरा में चर्चाओं का विषय बने हैं। इसके अलावा अन्य खबरों की ओर रुख करें तो राजस्थान में भी दोस्तों इसी प्रकार से यात्राएं चल रही थी। आपको याद होगा जाट आंदोलन, जाट महासम्मेलन हुआ था जयपुर में, उसके बाद में ब्राह्मण महापंचायत हुई थी और अब 2 अप्रैल को केसरिया महापंचायत अर्थात राजपूतों की भी एक बहुत बड़ी सभा, महासभा होने जा रही है, महापंचायत होने जा रही है 2 अप्रैल को। तो इससे क्या निकल कर आएगा और राजस्थान की राजनीति में भविष्य में क्या करवट राजस्थान की राजनीति लेने जा रही है दोस्तों, इसको भी देखना बाकी है। इसके अलावा हम बात करें दोस्तों अन्य आसपास की खबरों का, तो भैंस नस्ल सुधार डेयरी एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था जयपुर में। दोस्तों, ये जयपुर में जो कार्यक्रम था दुर्गापुरा में, ये राज्य स्तरीय पशुपालन सम्मान समारोह था। जो पशुपालक होते हैं उनके लिए ये सम्मान समारोह था और कुछ महत्वपूर्ण अहम इसके लिए पैमाने भी बनाए गए थे। भैंस नस्ल सुधार डेयरी इस कार्यक्रम के तहत बांद्रा के जांसल गांव के रमेश पूनिया को हनुमानगढ़ जिले में सर्वश्रेष्ठ अर्थात प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया और इस प्रथम पुरस्कार में समर्थित चिन्ह, प्रमाण पत्र आदि देकर तो सम्मानित किया ही जाता है। 25,000 रुपये का चेक भी दिया जाता है पशुपालकों को। इसके अलावा अगर बात करें और पुरस्कार की, तो लाखनवास, बादरा के लाखनवास गांव के ही राजेश सिहाग भी तहसील स्तर पर प्रथम रहे हैं। उनको भी 10,000 का चेक भी सौंपा गया और प्रमाण पत्र भी, समर्थित चिन्ह भी दिया गया। और ये कार्यक्रम जो आयोजित हुआ था जयपुर के दुर्गापुरा में आयोजित किया गया था। दोस्तों, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस कार्यक्रम में स्वयं मौजूद थे और कृषि मंत्री कटारिया इनके द्वारा इन पशुपालकों को बेहतर प्रदर्शन करने के लिए सम्मान दिया गया। इसके अलावा दोस्तों बात करें अन्य खबरों की ओर, तो अब हम जो सर्वाधिक देश में चर्चा का विषय बनी है उस खबर की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हैं। इसके बाद में दोस्तों हम आज समीक्षा करने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी की बैठकों को लेकर, जो कि बहुत सीमित कार्यकर्ताओं के साथ बैठक, पिछले कई बैठकें हमने देखी है, उसके ऊपर आज समीक्षा करने वाले हैं दोस्तों। तो अब हम बात करेंगे राहुल गांधी की जो 2 साल की सज़ा हुई थी मोदी सरनेम के लिए, जो उन्होंने मानहानि का एक शब्द यूज किया था, मानहानि का केस उन पर जो दर्ज हुआ था और एक सेशन कोर्ट सूरत की उन्होंने सेशन कोर्ट द्वारा 2 साल की दोस्तों सज़ा सुनाई गई थी। उस सज़ा के बाद में जो सचिवालय द्वारा अधिसूचना जारी करके उनकी सदस्यता को सदन की
रद्द कर दिया गया और बवाल मचा है पूरे देश में। बैठकों का दौर जारी है और अनेक विपक्षी दल के घटक दल जो है, जो कांग्रेस से छुटक कर दूर भी जा चुके थे, वो भी कांग्रेस के अब साथ आने लगे हैं। और इस मुद्दे पर चर्चा ये चल रही है, हल्ला ये मचाया जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार तानाशाही की तरफ जा रही है। दोस्तों, ये कोर्ट का एक फैसला था और पीएम नरेंद्र मोदी सरकार के किसी नुमाइंदे का इसमें कतई कोई इसमें हाथ नहीं है और ना ही उनकी तरफ से कोई केस फाइल किया गया था। तो जिस प्रकार से राहुल गांधी ने जो अपमानजनक टिप्पणी की थी, मोदी समाज को एक प्रकार से चोर करार दिया था, उसको लेकर ये केस चला था और इसी केस में 2 साल की सज़ा हुई थी। अब स्थिति ये रही कि उनकी सदस्यता जाती रही। एक कानून 2013 में उस समय बना जब सुप्रीम कोर्ट का 10 जुलाई 2013 को एक फैसला आया था दोस्तों, और वो फैसला था लिली थॉमस बनाम भारत संघ के एक मामले में। और उस फैसले में स्पष्ट रूप से आदेश दिए गए थे कोर्ट द्वारा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा, कि कोई भी सांसद या विधायक या राज्यसभा सांसद जो है वो 2 वर्ष से अधिक की सजा किसी भी मामले में पाते हैं तो स्वतः ही उनकी जो सदस्यता है वो चली जाएगी, अयोग्य वो घोषित हो जाएगी। और इसके ऊपर उस समय बवाल भी हुआ था और उस समय की तत्कालीन जो सरकार थी, कांग्रेस की ही, मनमोहन सिंह की सरकार, दोस्तों 2013 में इसी फैसले को चुनौती देने वाला एक अध्यादेश भी संसद में लाया गया था, जिसमें सीधी सीधी इस फैसले को चुनौती थी। अगर ये संसद में पास हो जाता तो संभवतः आज राहुल गांधी के लिए भी ढाल का काम करता और इससे पहले जो 32 अन्य नेताओं की भी सदस्यता चली गई है, कहीं ना कहीं उनको भी राहत मिली होती और वो भी अपने पद पर बरकरार रहते पूरे समय के लिए। तो क्या हुआ, क्यों नहीं आया वो अध्यादेश? दोस्तों, इसके लिए हम आपको याद दिलाएंगे, राहुल गांधी ने ही उसी अध्यादेश की प्रतियां सदन में फाड़ दी थी और फाड़ के फेंक दी थी। तो ये वही सदन की जो मर्यादा उस समय बताया जा रहा था कि तार तार करके रखती है। एक प्रधानमंत्री के सामने एक नेता ने, उसी पार्टी के नेता ने, और अध्यादेश की प्रतियों को फाड़कर फेंक दिया गया था। तो उसके बाद, वरना अगर ये काम नहीं किया जाता तो आज राहुल गांधी को बहुत फायदा इसके लिए होता। और कांग्रेस आज जिस आंदोलन की बात कर रही है, देश भर में संविधान बचाओ आंदोलन की बात कर रही है, वो उनको नहीं चलाना पड़ता। और दोस्तों, संविधान बचाओ आंदोलन इस मामले को लेकर कैसे, क्या कोई परिवार समाज से, देश से या सभी संस्थाओं से, कोर्ट से बड़ा परिवार होता है? दोस्तों, ये कहीं ना कहीं क्यों लगता है गांधी परिवार को कि उनके लिए विशेष व्यवस्थाएं होनी चाहिए भारत में? हर बार ये चीज़ें निकल कर आती है और कहीं ना कहीं कांग्रेस की इसी सोच के चलते कांग्रेस आज जो है बेहद लचर प्रदर्शन करती जा रही है, एक के बाद एक राज्य खोती जा रही है और कांग्रेस की हालत बेहद खराब हो गई है पूरे देश में। क्या आने वाले चुनाव में भी कांग्रेस संभल पाएगी? दोस्तों, इसी प्रकार से अगर चलता रहा तो लगता नहीं कि पीएम नरेंद्र मोदी को चुनौती देने के लिए कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्षी दल बनकर भी उभरेगी या नहीं, या कोई तीसरा मोर्चा, थर्ड फ्रंट सामने आएगा। दोस्तों, आज विपक्ष के अंदर भी एकजुटता नहीं है। बेशक एकजुटता की बातें की जा रही है, लेकिन पीएम बनने की लालसा जो है वो कहीं ना कहीं, चाहे तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी का नाम ले, अखिलेश यादव का नाम ले, या नीतीश कुमार का नाम ले, या फिर राहुल गांधी, या बहुत से ऐसे नेता हैं, शरद पवार है, सभी की अभिलाषा है कि वो पीएम बने। तो कैसे होगा अब विपक्ष का एकजुटता का ये गठजोड़, ये देखने वाली बात है। लेकिन वर्तमान में जो परिस्थितियां चल रही है उससे क्या संविधान, पार्टी, समाज सबसे बड़ा अपने आप को महसूस करता है गांधी परिवार, और विशेषकर राहुल गांधी, जिनको अनेक बार इस प्रकार की टिप्पणियों के चलते सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने लिखित में माफ़ीनामा दिया था, माफ़ी मांगी गई थी पीएम नरेंद्र मोदी का मानहानि करने के लिए।
इस प्रकार से कई बार ऐसे मामले हुए दोस्तों। और केजरीवाल की बात करें तो केजरीवाल ने भी इसी प्रकार से माफ़ी मांगी थी, लेकिन आज केजरीवाल भी कांग्रेस के साथ खड़े नजर आते हैं। तो क्या ये गठजोड़ बनेगा, ये देखने वाली बात है 2024 में क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन अब जो सदस्यता चली गई है वो लगभग, अगर कानून के सारे एक्ट प्रावधान आप देखेंगे तो 8 साल तक राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ये भी है क्योंकि 2 साल की सज़ा है, और कानूनन अगर देखें तो 6 साल वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अगर वो क्यों हाईकोर्ट में अभी तक उन्होंने अपील नहीं की है दोस्तों, इस मामले को लेकर पवन खेड़ा के ऊपर इस प्रकार की कार्रवाई हुई थी, तो कांग्रेस बहुत जल्दी हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटा लिया था और उनको राहत भी मिली थी। लेकिन इस मामले में कांग्रेस अभी तक हाईकोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटा रही है दोस्तों। ये ज़रूर कहा जा रहा है कि वो कोर्ट की शरण लेंगे, वो एकदम संविधान के तरीके के साथ ही इस लड़ाई को आगे जारी रखेंगे। लेकिन ऐसा अगर जल्द ही नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए बहुत नुकसानदायक स्थिति है। और कांग्रेस में भी वर्तमान में एक प्रकार से 2 पावर जोन दिखाई दे रहे हैं। एक गुट ये चाहता होगा कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी को अब दरकिनार कर दिया जाए, और दूसरा गुट ये चाहता है कि राहुल गांधी को बचाया जाए, क्योंकि वो उनका सर्वमान्य और सबसे बड़ा नेता है दोस्तों। 2 प्रकार की लड़ाई लड़नी है अब कांग्रेस को। वो उच्च अदालत में दोषी करार दिए जाने के आदेश को रद्द करवाने के लिए जाए, और इसको लेकर ये सियासी अगर भविष्य बचाना है कांग्रेस का तो दोस्तों ये कदम उठाना उनको बहुत ज़रूरी है। और जो आदेश हुआ है सज़ा का, उसके ऊपर स्टे लेनी बहुत ज़रूरी है। आमतौर पर उच्च न्यायालय जो है सज़ा खारिज कर दे तो अयोग्यता के फैसले को दोस्तों कानूनन पलटा भी जा सकता है, ऐसे भी प्रावधान है। और उच्च अदालत सज़ा 2 साल से कम कर दे तब भी राहुल गांधी की सांस दी बच सकती है। ये कुछ ऑप्शन निकल कर आते हैं इस सारे प्रकरण में। और कोर्ट ने राहत नहीं दी तो 8 साल सज़ा जो एक प्रकार से चुनाव ना लड़ने की है वो राहुल गांधी को मिलेगी। लोकसभा का कार्यकाल 1 साल से अधिक बचा होने से निर्वाचन आयोग चुनाव भी करवा सकता है, और दोस्तों इसके लिए हालांकि 30 दिन का इंतजार भी करना पड़ता है। और इस रूल के तहत अब केंद्र भी, बीजेपी सरकार भी कहीं ना कहीं ये चाहती है कि जल्दी से जल्दी केरल के वायनाड में अब उपचुनाव करवाए जाए, जहां से संसद की सदस्यता राहुल गांधी की समाप्त हो चुकी है, अयोग्य वो करार दिए जा चुके हैं। सचिवालय द्वारा अध्यादेश एक प्रकार से जारी कर दिया गया है, अधिसूचना जारी कर दी गई है। तो इसको लेकर क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन ये पहला मामला नहीं है जब राहुल गांधी की इस प्रकार से सदस्यता गई है दोस्तों। इससे पहले बड़े बड़े नाम है, स्वयं इंदिरा गांधी की भी सदस्यता गई थी, जयललिता की भी सदस्यता गई थी। कुल 32 ऐसे लोग हैं, देश के नेता है जिनकी सांसद या विधायक या राज्यसभा की सदस्यता गई है दोस्तों। इस कड़ी में अगर बात करें तो विधायक आजम खां और उनके पुत्र की भी सदस्यता गई है। विक्रम सैनी उत्तर प्रदेश के जो खटौती से हैं, 2013 में दंगों के दोषी उनको पाया गया था और उनकी सदस्यता चली गई थी। और कुलदीप सेंगर आपको याद होगा बंगरमऊ से विधायक है, और उनको भी एक नाबालिग से दोस्तों रेप के चलते दोषी पाया गया था, उम्र कैद की सज़ा हुई थी, उनकी सदस्यता भी रद्द हुई थी। अब्दुल आजम ये भी जो है विधायक थे, उनकी चुनाव भी उनकी सदस्यता रद्द हुई थी। रशीद मसूद जो कि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद थे, 2013 में MBBS जो सीट घोटाला हुआ था उसमें 4 वर्ष का दोषी उनको पाया गया था और इनकी सदस्यता गई थी। मित्र सेन यादव सपा सांसद रहे, धोखाधड़ी के केस में 7 वर्ष की सज़ा मिली, उनकी सदस्यता भी रद्द हुई थी। इंद्र प्रताप तिवारी भाजपा के विधायक थे और गोसाईगंज से, और फर्जीवाड़े मारपीट जो मार्कशीट है फर्जीवाड़ा करने के जुर्म में उनको 5 साल की सज़ा हुई थी और उनकी भी सदस्यता रद्द हुई थी। लालू प्रसाद यादव भी आपको याद है सांसद थे, चारा घोटाला में सजा हुई, सदस्यता रद्द हुई। और सांसद मोहम्मद फैजल जो कि मां नानी का केस चला, सांसद सदस्यता जो है वो रद्द हुई। इंदिरा गांधी भी सांसद थी 1977 में, तो एक प्रस्ताव पास करके उनकी सदस्यता को वापस ले लिया गया था। ये अलग बात है कि महीने के बाद ही उनकी सदस्यता लौटा दी गई थी।
लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी जो कि बीजेपी के नेता भी अब मांगने जाते हैं, जनसंघ के नेता थे, राज्यसभा के सांसद थे, उस समय देश विरोधी प्रोपगंडे के तहत उनकी सदस्यता भी छीन ली गई थी। और जयललिता सीएम जो रही है तमिलनाडु की दोस्तों, विधायक से उनकी सदस्यता छीन ली गई थी विधानसभा की, और आय से अधिक संपत्ति का केस था, 4 वर्ष की सजा हुई थी। तो ये ऐसा नहीं है कि ये पहला मामला था, लेकिन बहुत बड़ा नाम अब आया है, हल्ला हुआ, क्योंकि कांग्रेस के ऊपर ये सदी का सबसे बड़ा संकट मंडरा रहा है। इसको लेकर अब इसका हल्ला ज़्यादा है, तो इसको लेकर पूरे देश में इसकी चर्चा भी व्यापक रूप से अब छिड़ चुकी है। और जनप्रतिनिधि अधिनियम जो 1951 में आया था, उसके तहत आज जो नेताओं को इनको परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं दोस्तों, ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक अलग ही है। और अब हम बात करेंगे दोस्तों बीजेपी के कल एक बीजेपी की बैठक थी, आपने देखा होगा, बीजेपी कार्यालय में संजीव बेनीवाल के नेतृत्व में कही ये संगठन की बैठक थी। और इस संगठन की बैठक में पूरी 100 संख्या नहीं थी दोस्तों, हम कार्यकर्ताओं की माने या भीड़ के रूप में माने, और हम कार्यकर्ताओं का नाम लेंगे क्योंकि ये संगठन की बैठक थी। संगठनात्मक ढांचे के ऊपर जो है जिलाध्यक्ष भी आए हुए थे इसमें, और जिलाध्यक्ष के साथ महामंत्री भी आए हुए थे, जुगल किशोर गौड़। उन्होंने विस्तार से संगठन के बारे में सभी को बताया था। जिला संयोजक जो महाघेराव कार्यक्रम है आगामी 27 अप्रैल को, उसके जो संयोजक है जिला संयोजक धर्मपाल सिहाग, वो भी आए हुए थे। पार्टी रीति नीति की बात की, संगठन की बात की। सबसे बड़ी बात की सवालिया निशान उठाया जुगल किशोर गौड़ ने, जो कि महामंत्री, जिला महामंत्री है दोस्तों। यहाँ बलवीर बिश्नोई जिलाध्यक्ष भी बैठे थे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ये भीड़ हमें नहीं चाहिए। कहाँ है वो कार्यकर्ता जो विभिन्न संगठनों के अलग अलग मोर्चों के हैं, उनको हमें दिशा निर्देश देना है और पार्टी रीति नीति को आगे बढ़ाना है। दोस्तों ये एक अजीब स्थिति थी। उन्होंने ये कहा कि हमें कार्यकर्ता चाहिए, इस प्रकार की भीड़ नहीं चाहिए। और मैं एक चीज़ आपको बताऊं तो दोस्तों, संजीव बेनीवाल ऐसे नेता है, ज्ञान सिंह चौधरी या स्वर्गीय लालचंद डूडी का नाम ले, उनके बाद में इनका एक मजबूत घराना है और बड़ा सशक्त उनका वोट बैंक भी है और गहरी राजनीतिक पेट भी है। उनकी हर मीटिंग, हर सभा एक औसत या शानदार या सफलता की एक प्रकार से एक पैमाना मानी जा सकती है। तो ये सभा थी, ये कम से कम 150 लोग तो वैसे ही संजीव बेनीवाल के कार्यालय में रोज़ाना आते जाते और मिलते रहते हैं विभिन्न कार्यों के चलते, क्योंकि संजीव बेनीवाल रोज़ाना अपने कार्यालय में आते हैं और गांव का भ्रमण भी रोज़ाना करते हैं। तो स्वाभाविक है करीब 80-90-100 लोग तो उनके कार्यालय में वैसे ही आते हैं। इस सभा में, इस मीटिंग में 100 की संख्या तक भी कार्यकर्ता ना होने और उनमें कार्यकर्ताओं की संख्या कम होने, क्योंकि ये भीड़ थी, ये संजीव बेनीवाल के जो कहीं ना कहीं समर्थक थे वो आए हुए थे। तो दोस्तों कहाँ गए वो मोर्चे? डुंगराना मंडल, गोगामेड़ी मंडल, बिरानी मंडल, नगर मंडल और अनेक मोर्चे, जिसमें ओबीसी मोर्चा, किसान मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ, अनुसूचित जाति, एससी प्रकोष्ठ, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा। एक भी महिला नहीं थी दोस्तों कल की मीटिंग में। हम बात कर रहे हैं भाजपा की बैठक में, तो ये क्या संकेत है? क्या संजीव बेनीवाल के साथ नहीं है संगठन, ये माना जाए, या फिर संजीव बेनीवाल संगठन को अपने इर्द गिर्द या अपने अनुकूल रखना चाहते हैं, या फिर ये माना जाए उनको सशक्त दिशा निर्देश नहीं दिए गए। लेकिन पार्टी, जिला संगठन क्या कर रहा है? जिला संगठन द्वारा अगर कोई इस प्रकार की बैठक का आह्वान किया गया था तो उन पदाधिकारियों को किया गया होगा, उन जिले के मोर्चा, जो नगर के यहाँ विभिन्न मोर्चा के अध्यक्ष है या नगर मंडल के संयोजक है हरि प्रकाश शर्मा, क्योंकि वर्तमान में नगर मंडल का पद खाली है, उनको सूचना दी होगी। तो उनको वो सशक्त दिशा निर्देश क्यों नहीं दे पाते हैं कि आपकी पूरी कार्यकारिणी चाहिए, कार्यकर्ता चाहिए? दोस्तों आखिर इस प्रकार से बैठकों के मायने क्या है और इसके क्या भविष्य में आगे मैसेज, संदेश जाते हैं, किस प्रकार से समर्थकों का, लोगों का मनोबल इससे जुड़ा हुआ है, मनोबल गिरता है या घटता है या बढ़ता है, सारा कुछ दारोमदार इन मीटिंगों पर होता है।
इन जुलूस धरना प्रदर्शन आप करते हैं, उन सभी चीज़ों पर कार्यकर्ताओं का, समर्थकों का मनोबल डिपेंड होता है। दोस्तों, हम कांग्रेस की भी अगर बात करें तो कांग्रेस के भी यहाँ पदाधिकारी, चाहे वो पीसीसी सदस्य हो, वो भी कहीं ना कहीं माकपा का, कामरेड का मंच साझा करते हुए आपको दिखाई देंगे। कांग्रेस पार्टी की जो बुनियाद यहाँ कमज़ोर हो रही है, खोखली हो रही है, और बहुत एक प्रकार से ललचीला रुख यहाँ कांग्रेसियों में देखा जा रहा है, नेताओं में, क्योंकि वो एक दूसरे का मंच साझा कर रहे हैं। भाजपा के कम से कम कार्यकर्ता, नेता ऐसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो मीटिंगों में क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या कहीं ना कहीं भीतर खाने कोई बहुत बड़ा सिस्टम ऐसा चल रहा है कि संजीव बेनीवाल के नेतृत्व को पसंद नहीं किया जा रहा? दोस्तों, ये बहुत बड़े सवाल हैं, और इन सवालों का हल भाजपाइयों को ही खोजना है, संगठन को खोजना है। बेशक सारे संगठन आज संजीव बेनीवाल के पास समर्थन में खड़े दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो, जैसे रवि बंसल है, जिन्होंने जो गोकसी का प्रकरण हुआ था दोस्तों, रवि बंसल एक अलग अपना मुकाम बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो दोस्तों, उनके साथ चाहे 5, 10, 15, 20 जितने भी कार्यकर्ता या उनके समर्थक हो, लेकिन वो अब दूर जा चुके हैं। लेकिन वो बात करते हैं, मैं भाजपा का हूँ, तो क्या भाजपा की टिकट यहाँ संजीव बेनीवाल को मिलेगी तो जो बंसल है, रवि बंसल है, क्या वो वोट देंगे? क्या वो खुलकर ये बात कह सकते हैं? दोस्तों, ये एक अलग चीज़ है। अशोक सैनी का भी एक गुट माना जाता था, तो क्या अशोक सैनी गुट के सदस्य और तमाम वो कार्यकर्ता संजीव बेनीवाल के साथ है? ये बहुत बड़ी बातें हैं दोस्तों, और सवाल उठना लाजमी है। और जो कल मीटिंग हुई संगठन की, उस संगठन की मीटिंग में यही निकल कर आया कि कार्यकर्ता क्यों नहीं जुट पा रहे हैं भाजपा की संगठन मीटिंगों के। बेशक संजीव बेनीवाल ने जो पहले एक सभा की थी, जन आक्रोश यात्राएं थी, उसका सारा दारोमदार नेता बहुत थे, लेकिन संजीव बेनीवाल पर था, और वो जन आक्रोश यात्राएं यहाँ कामयाब थी, सफल थी। वीडीएस में सफल जो सभा हुई वो भी शानदार और बहुत अच्छी भीड़ के साथ वो सभा एक शानदार मैसेज देते हुए जो कार्यकर्ताओं का है वो दिखाई दी थी। लेकिन संगठनों की मीटिंग में नहीं आना और संगठनों के पदाधिकारियों को अकेले अध्यक्ष का ही आ जाना, और कई कई तो मोर्चों के अध्यक्ष भी नदारद रहते हैं, जैसे एक भी महिला का नहीं होना, कहीं ना कहीं महिला मोर्चा यहाँ फ्लॉप या निष्क्रिय स्वतः ही साबित होता है। तो क्या ऐसे में जिला जो प्रशासन है, एक प्रकार से संगठन है, वो संज्ञान लेगा, वो किसी प्रकार से कार्रवाई करेगा, या इनको बदला जाएगा? ये बहुत बड़े सवाल है। जितने भी घटक एक प्रकार से बीजेपी के ये घटक दल ही हम कह सकते हैं, इनको मोर्चे, प्रकोष्ठ आदि बने हैं, उन सब का कितना योगदान है और वो कितने मजबूत व्यक्तियों को बनाया जा रहा है, ये बहुत से सवाल है जो उठने लाजमी हैं। दोस्तों, कहीं ना कहीं 100 व्यक्ति तो नगर मंडल की अगर कार्यकारिणी हो तो उसमें 30, 40, 50 तो पदाधिकारी होते हैं, और शहर के अन्य अगर मिलाए मोर्चा, युवा मोर्चा आदि मोर्चा भी मिलाए तो 100-200 स्वाभाविक रूप से कार्यकर्ता होते हैं। उधर फिर पन्ना प्रमुख, बूथ कमेटियां आदि आदि अनेकों, इसमें बीजेपी का ये जो अभियान था, उस अभियान के तहत तो अनेकों कार्यकर्ता ही बनते हैं। 100, 200, 300, 400, 500 तक तो कार्यकर्ता ही हो जाते हैं, लेकिन मीटिंगों में नहीं आते 100 भी। तो ये बड़ी चिंता की बात है। सोचना विधायक, पूर्व भाजपा विधायक संजीव बेनीवाल को है, और सोचना संगठन के लोगों को है, और आपस में बैठकर इन कार्यकारिणियों को मजबूत करने, मजबूत लोगों को संगठन में पदाधिकारी बनाने, अध्यक्ष बनाने की ज़रूरत है। और ये आवश्यकता हमें महसूस हुई। कल हमने मीटिंग देखी, और मीटिंग में जो संख्या कम आई तो दोस्तों इसकी समीक्षा करना हमारा दायित्व था, फर्ज था। और जिस किसी भी पार्टी की इस प्रकार से कोई वीकनेस, कमज़ोरी या खूबी होती है, हमारा दायित्व है कि हम आपको इसके बारे में साफ साफ बताएं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे 25 मार्च है आज, क्या खास विशेष दिवस है। तो यहाँ नंदलाल
सिंह राठौड़, जो कि एक प्रकार से बहुत बड़े समाज सेवी थे, उनका जन्म दिवस भी मनाया जाता है। वो स्वर्गवासी हो चुके हैं और जल क्षेत्र में इनका एक अनुपम योगदान है। भादरा में रहे कैप्टन बलवान सिंह धांधु, जो कि बिरानी के रहने वाले हैं, उनके परिवार द्वारा उनकी पुण्यतिथि कल धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर पौधारोपण आदि कई कार्यक्रम किए गए, पक्षियों के लिए परिंदे बांधे गए, पानी की, जल की, दानों की व्यवस्था की गई। 1931 को स्वतंत्रता सेनानी गणेश शंकर विद्यार्थी का आज ही के दिन दोस्तों निधन हुआ था। उनकी पुण्यतिथि धूमधाम से देश में मनाई जा रही है। और आज ही के दिन फिल्मी अभिनेत्री नंदा का भी निधन हुआ था, तो 2014 में, तो उनकी भी पुण्यतिथि फिल्मी दुनिया के लोग मना रहे हैं। और जन्म हुआ था फारूक शेख फिल्मी अभिनेता का आज ही के दिन 1948 को, तो उनका जन्मदिवस भी उनके चहते मना रहे हैं। तो कुल मिला के नौहर से शुरुआत करते हैं जल्दी से यहाँ मंडियों के भाव की। दोस्तों चना 4915, तारा मीरा 5574, मोट के भाव 6425, अरंडी के भाव 6225, जबकि जौ के भाव 1792, गेहूं के भाव 2326, सरसों 5050, मूंग बिके 8200 रुपये प्रति क्विंटल। रावतसर मंडी में नरमा 7887, ग्वार के भाव 5400, सरसों के भाव 4900, जबकि एलनाबाद आज की अंतिम मंडी में नरमा बिका है 7760, सरसों 5260, ग्वार के भाव 5445, गेहूं के भाव 2315, अरंडी के भाव 6025, जबकि चना 4700, मूंग के भाव 7400 रुपये प्रति क्विंटल रहे। आज मौसम का मिजाज बताएं तो 25 मार्च को 27 से 29 डिग्री टेम्परेचर रहा और जो पश्चिमी विक्षोभ था वो कमज़ोर पड़ चुका है, लेकिन अभी भी 1-2 दिन हल्की फुल्की बूंदाबांदी बरसात का दौर चलेगा। और 27 से 29 आज दिन भर मौसम का मिजाज रहा, लेकिन 7 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी आज चली। और 53-60% बादल दिन भर छाए रहे, रात्रि को भी लगभग बादल कम होंगे। आज मौसम कुल मिला के साफ रहेगा। और कल 26 मार्च को हल्की बूंदाबांदी बरसात की चेतावनी भी है, 0.1, 2 या 3 mm के रूप में बरसात के रूप में। 18 से 26 डिग्री टेम्परेचर और सुबह, और 28 से 29 डिग्री टेम्परेचर दोपहर को मैक्सिमम के रूप में। और देर शाम को 23 से 27 डिग्री और रात्रि को 19 से 21 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। और 11 से 22 किलोमीटर की रफ्तार से दिन भर अलग अलग समय में रात्रि तक हवा का रुख रहेगा। और मात्र 40-50 से 60% बादल आसमान में छाए रहेंगे। तो कुल मिला के दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।